Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class I am going to discuss about drug safety for pediatrics. Clear everyone? In earlier classes I already discussed drug safety for geriatric and pregnant women. Clear? Now we are completing this drug safety portion for a special population in this lecture, and this is the part 1. Clear? So before moving forward, I am just requesting you all, those who have not subscribed the channel, please subscribe the channel as well as hit the bell icon. And you all know that at the end of every lecture we have a 5 MCQ. So solve these 5 MCQ and see the description box for the notes of this lecture. Now first we have to understand what is classification of pediatric population. Pediatric population को किस तरह से क्लासीफाई किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए pediatric population किस तरह से, फर्स्ट क्लास इज न्यूबॉर्न, सेकंड वन इज इन्फेंट, थर्ड वन इज टॉडलर, fourth is preschool, and fifth is school child, and sixth is adolescent. So newborn 0 to 28 day child को बोलते हैं. क्लियर? एंड इन्फेंट किसको बोलते हैं? 29 डेज से लेकर 12 मंथ तक के जो चाइल्ड होते हैं उनको इन्फेंट बोला जाता है. देन टॉडलर किसको बोलेंगे हम? जो 12 मंथ से ज्यादा हो और 23 मंथ तक का बच्चा हो उसको हम टॉडलर बोलेंगे. और प्री स्कूल चाइल्ड 2 to 5 ईयर का चाइल्ड जो हो गया वो प्री स्कूल चाइल्ड हो गया. देन स्कूल चाइल्ड जो 6 to 11 ईयर का है उसको हम स्कूल चाइल्ड बोलेंगे. एडोलेसेंट जो है 12 to 18 ईयर के हैं तो वो सब कैसे हो जाएंगे? एडोलेसेंट में आ जाए. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया पीडियाट्रिक पॉपुलेशन का. और इन सभी के लिए अलग अलग ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी डोज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है. नाउ यहाँ पर समझिए हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए हमें अलग से क्यों स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए इंडिकेशंस चाहिए और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए डोज अलग क्यों होनी चाहिए. तो यहाँ पर देखिए जो भी अप्रूव्ड ड्रग है उन सभी में कुछ न कुछ ऐसे एडवर्स इवेंट है बच्चों के लिए जो कि बच्चों को हार्म पहुंचाते हैं. तो यहाँ पर देखिए काफी सारी ड्रग्स हमारे पास में हैं, उनकी इंडिकेशंस अलग अलग है. तो देखिए कुछ ड्रग्स जो है अप्रूव्ड है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की, जैसे अमाइकासिन अप्रूव्ड है बट एमियोडेरोन जो है अप्रूव्ड नहीं है. एंड इसी तरह से सेट्रिजीन है वो एज 6+ चाइल्ड के लिए अप्रूव्ड है. एंड साइमेटिडीन, डायजेपम, ये सब जो है अलग अलग एज ग्रुप के लिए अप्रूव्ड है और सबके लिए कुछ न कुछ इंडिकेशन दी हुई है. तो जो अप्रूव है और नॉन अप्रूव्ड पीडियाट्रिक यूज है उसकी कुछ लिस्ट यहाँ पर दी गई है. उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हर एक ड्रग का कुछ न कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है अलग अलग एज ग्रुप के लिए. ना आखिर क्या कारण है कि पीडियाट्रिक ग्रुप के लिए जो है अलग अलग डोज की रिक्वायरमेंट होती है? तो उसके दो बड़े रीजन है. पहला है फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस एंड सेकंड वन इज फार्माकोडायनामिक डिफरेंसेस. तो फर्स्ट हम फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस पढ़ते हैं. So pharmacokinetic differences in pediatric population compared with adults. So first that is absorption. Now absorption in GIT tract. So the first one is it decrease intestinal transit. So in pediatric population जो होती है उसके अंदर intestinal transit decrease हो जाता है. Okay. अगर इंटेस्टाइनल ट्रांजिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा उससे क्या होगा? देयर इज अ डिक्रीज इन द Cmax एज वेल एज डिक्रीज इन AUC. अगर Cmax और AUC दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे सो दे आर सम ड्रग्स विच मे अफेक्टेड बाय दिस वे. सो वो कौन सी ड्रग होंगी? पुअरली सोल्यूबल सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन जो भी होंगी वो सब जो है उनके एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट आएगा. अगर उसका एग्जाम्पल हम देखें तो ये है थियोफाइलिन. सो एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अब देखिए एब्जॉर्प्शन में सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, एब्जॉर्प्शन को ही हम ले रहे हैं. एंड एब्जॉर्प्शन में हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक पीएच भी जो है पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं, जो चाइल्ड ग्रुप होता है उसमें गैस्ट्रिक पीएच कम होता है. इस वजह से क्या होगा? Cmax जो है वो इंक्रीज हो जाएगा फॉर वीक एसिड. एंड Cmax के इंक्रीज होने से क्या होगा? कुछ ड्रग्स इफेक्ट होंगी लाइक वीक एसिड ड्रग इफेक्ट होगी. और वीक एसिड ड्रग का एग्जांपल कौन सा हो गया? पेनिसिलिन हमारे पास में एग्जांपल हो गया. तो ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट करेगा. देन सेकेंड हम देखते हैं Cmax डिक्रीज हो जाएगा वीक बेसिस के लिए. तो वीक बेसिस के लिए जो है Cmax अफेक्ट हो रहा है और उसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं इट्राकोनाजोल. मीन्स इट्राकोनाजोल, पेनिसिलिन, जो भी वीक एसिड और वीक बेसिस जो ड्रग हैं उनके एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट आएगा. नाउ लुकिंग अनदर पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में ही हम देखते हैं कि इंटेस्टाइनल बाइल कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है.
अगर इंटेस्टाइनल बाइल कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, सी मैक्स डिक्रीज हो रहा है और AUC डिक्रीज हो रहा है। अगर सी मैक्स और AUC दोनों ही डिक्रीज हो रहा है तो कौन सी तरह की ड्रग अफेक्ट करेगी, जो कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग होंगी वो अफेक्ट होंगी, उनका एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। जिसका एग्जांपल देखिए हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है वो पोरली सॉल्युबल ड्रग है, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है अफेक्ट करेगा। क्लियर एवरीवन इन द चाइल्ड। देखिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम टेबुलर फॉर्म में समराइज कर रहे हैं कि गैस्ट्रिक पीएच है, तो गैस्ट्रिक पीएच में क्या हो रहा है, लोअर बायोलिटी फॉर वीक एसिड एंड ड्रग एंड हायर बायोलिटी फॉर वीक बेसिस, तो ये एक डिफरेंस आ गया। GIT मोटिलिटी है, मोटिलिटी की वजह से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन जो है वो डिले हो जाएगा। GIT मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन भी चेंज हो जाता है, उससे हायर बायोलिटी हो जाती है ड्रग की, और मसल एब्जॉर्प्शन ये वेरिएबल रहता है बच्चों के अंदर। तो ये सारे जो चिल्ड्रंस के अंदर हैं ये सारे पैरामीटर चेंज होते हैं, उन सब की वजह से ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी के अंदर चेंज आता है। नाउ लुकिंग ऑन द सेकंड पॉइंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, दैट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हमारी बॉडी का कंपोजिशन है, अगर कंपोजिशन में देखें तो VD जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नियोनेट हैव अ रिलेटिवली रिड्यूस फैट वेयर एज इन्फेंट हैव अ रिलेटिवली इंक्रीज फैट कंपेयर टू विद अडल्ट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइपोफिलिक जो ड्रग होगी उनका VD डिक्रीज हो रहा है इन नियोनेट एंड VD इंक्रीज हो रहा है इन्फेंट के अंदर, अगर हम उसको कंपेरिजन करें एडल्ट से। तो लाइपोफिलिक ड्रग का नियोनेट में अलग VD है और इन्फेंट में अलग VD है। क्लियर, तो इससे क्या होगा, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट आएगा। नाउ सेकंड, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर इज रिलेटिवली हायर इन नियोनेट कंपेयर्ड विद द प्री स्कूल चिल्ड्रन। तो जो भी प्री स्कूल चिल्ड्रन है उनके कंपैरिजन में जो नियोनेट है उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है हायर अमाउंट में होता है। उससे क्या होगा, जो भी हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी उसका VD जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन इन्फेंट कंपेयर टू द विद द नियोनेट्स। अगर इनके एग्जांपल्स हम देखें तो डाइजेपाम, अमाइनोग्लाइकोसाइड के अंदर जेंटामाइसिन जो हो गई, ये सब इनके एग्जांपल हैं। अगेन हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, बच्चों के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड if plasma protein going down then what happen, increase in free fraction of drug in plasma। तो फ्री फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बढ़ गया तो उसने क्या बढ़ा दिया, VD बढ़ा दिया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया तो हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। लाइक एग्जांपल देखिए, फेनिटोइन हो गया, सैलिसिलेट, एम्पिसिलिन, नेफ्सिलिन, सल्फीसोक्साजोल एंड सल्फामिथोक्सापायराजीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे कि टोटल प्रोटीन, तो नियोनेट में डिक्रीज हो रहा है, इन्फेंट में भी डिक्रीज हो रहा है एंड चिल्ड्रन में इक्विवेलेंट है। प्लाज्मा एल्बुमिन देखें तो नियोनेट में डिक्रीज है, इन्फेंट में इक्विवेलेंट है एडल्ट के, और यहाँ पर भी एडल्ट के इक्विवेलेंट है। अगर प्लाज्मा ग्लोबुलिन की बात करें तो नियोनेट में डिक्रीज हो रहा है, इन्फेंट में डिक्रीज हो रहा है और चाइल्ड में इक्विवेलेंट रहता है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो नियोनेट में डिक्रीज हो रहा है और इन्फेंट के लिए डाटा अवेलेबल नहीं है, और चाइल्ड में इक्विवेलेंट है। फ्री फैटी एसिड इंक्रीज्ड इन नियोनेट एंड इन्फेंट और चाइल्ड के लिए इक्विवेलेंट है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से चेंजेस हैं पैरामीटर्स के अंदर। अगर ये सब पैरामीटर नियोनेट के अंदर चेंज होंगे, जो कि हमारा नियोनेट है, तो उसमें अगर हम कोई ड्रग देते हैं तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आएंगे। नाउ वी आर लुकिंग ऑन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को आप देखिए, मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, जो लीवर की साइज है, वो लीवर की साइज जो है बेबी के अंदर लार्जर है, तो हिपेटिक क्लियरेंस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। हिपेटिक क्लियरेंस इंक्रीज होगा ड्रग्स का। अगर हिपेटिक क्लियरेंस इंक्रीज होगा तो कौन सी ड्रग अफेक्ट होंगी, दोज एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर। क्लियर, जैसे कि थियोफाइलिन, कैफीन, कार्बामाजिपिन एंड वाल्प्रोइक एसिड, दीज आर द सम एग्जांपल्स। देन अगेन हम मेटाबॉलिज्म में ऑन्टोजेनी की बात करते हैं, ऑन्टोजेनी ऑफ लीवर एंजाइम। नाउ सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑन्टोजेनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ऑन्टोजेनी क्या है, बेसिकली ऑन्टोजेनी इज द origination and development of an organism usually from the time of fertilization to the egg to adult। तो ऑन्टोजेनी बेसिकली क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद जब तक वो एडोलेसेंट होता है, तो लीवर के एंजाइम में जो है उसकी ऑन्टोजेनी में है वो चेंजेस आते हैं।
अगर वो चेंजेस आते हैं तो हिपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग जो है उसमें भी चेंजेस आएंगे. सो यहाँ पर द ड्रग मेटाबॉलिज्म है स्पेसिफिक पाथवे लाइक यूडीपी ग्लूकोरोसिल ट्रांसफरेज पाथवे के थ्रू जो भी ड्रग मेटाबोलाइज होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे. सो क्लोरामफेनिकोल उसका एक एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर देखिए आपने क्लोरामफेनिकोल की वजह से बच्चों में ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म का इन्वॉल्वमेंट रहता है. मेटाबॉलिज्म बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का काफ़ी ज़्यादा कोलोनाइजेशन हो सकता है. डायग्राम में आप देख ही सकते हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हाई अमाउंट में कोलोनाइजेशन होगा बच्चों में तो सी मैक्स और AUC दोनों इंक्रीज हो जाएंगे. सी मैक्स और AUC इंक्रीज होंगे तो किस तरह की ड्रग अफेक्ट होगी, दोज मेटाबोलाइज विद इन द गट. जो भी ड्रग गट के अंदर मेटाबोलाइज होगी वो अफेक्ट करेगी, तो उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, जैसे कि डिगॉक्सिन. नाउ यहाँ पर आप आइसोएंजाइम एक्टिविटी इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन कंपेयर टू अडल्ट्स एंड उसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. जब साइटोक्रोम 1A2 है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एक्टिविटी इसकी डिक्रीज रहती है जब तक कि बच्चा 2 साल का होता है. एग्जाम्पल इसके कौन से हुए, डुलोक्सिटीन, थियोफाइलिन, ट्रायामेट्रीन. तो ये एंटी डिप्रेसेंट, ब्रोंकोडायलेटर, डायूरेटिक के एग्जाम्पल है. सिमिलरली साइटोक्रोम 2C9 भी जो है उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज होती है अप टू 2 years. एंड एग्जाम्पल फॉर सच काइंड ऑफ ड्रग विच अफेक्टेड बाय साइटोक्रोम 2C9 दैट इज वॉरफेरिन, फेनिटोइन, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, नप्रोक्सोन एंड टॉलब्यूटामाइड. देन 2C19 ये टिल 10 year, अब अंटिल 10 year ये इसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज रहता है. तो यहाँ सिटेलोप्राम, सिरिटालिन, डाइजेपाम, लेंसोप्राजोल, ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल, तो इन सभी के जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट करेगा. एंड 2D6 जो है 12 year तक डिक्रीज रहता है. अब यहाँ पर देखिए एनाल्जेसिक्स में कोडीन हो गया, एंटी डिप्रेसेंट में डुलोक्सिटीन, डॉक्सीपेइन हो गए, एंटीस्टामिनिक में हमारे पास में डाइफेनहाइड्रामाइन, एंटीसाइकोटिक में रिसर्पिडोन एंड बीटा ब्लॉकर में लेबेटेलॉल एंड मेटोप्रोलोल. तो इन सभी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा. देन साइटोक्रोम 3A4 until 2 year it is decreased. So these are the drugs whose metabolism is affected in the children's. Then monoamine oxidase A, its activities increase up to 2 year. तो 2 year तक इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है. Then UGT and NAT2, तो UGT की एक्टिविटी until 7 to 10 year तक डिक्रीज रहेंगी. एग्जाम्पल हमारे पास में एनाल्जेसिक में मॉर्फिन, एंटीएपिलेप्टिक में लेमोट्राइजिन एंड बेंजोडाइजिपिन में क्लोनाजेपाम एंड लोराजेपाम. NAT2 की एक्टिविटी अप टू 4 year तक जो है वो डिक्रीज रहती है. तो यहाँ हाइड्रोलाजीन एंड एसोनियाजाइड आर द एग्जाम्पल्स. तो इस तरह से ये काफ़ी सारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है बच्चों के अंदर चेंज होता है. आप देख ही रहे हैं इस लिस्ट से, आप लोगों को पता ही लग रहा है कि मेटाबॉलिक एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है. तो किस तरह से जो ड्रग उस पर डिपेंडेंट है उसकी, जिसके थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं, जिसे आइसो एंजाइम के थ्रू, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर चेंज हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म में आप देखिए फेज 1 एंजाइम साइटोक्रोम P4 में लेस हेपेटिक क्लियरेंस होगा. Then phase 2 UGT, less hepatic clearance, glucuronidation does not reach adult level for at least 3 years of age. Clear? Then next one is elimination. Elimination में आप देखिए the glomerular filtration rate GFR is 2 to 4 ml per minute and 1.73 minute in term of neonate, and it double by 1 week of age. 1 week of age तक ये डबल हो जाता है GFR and it reaching adult value बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ. तो GFR में देखिए जो इनिशियली फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसकी GFR में कितना चेंजेस आ रहा है. अगर GFR चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन भी चेंज होगा ड्रग का. सो यहाँ पर देखिए लार्जर रिलेटिव साइज ऑफ द किडनी, बच्चों की जो लार्जर रिलेटिव साइज होगी तो उसमें रीनल क्लियरेंस जो इन इन्फेंट एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, कौन सी ड्रग अफेक्ट होगी, दोज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन. जो ड्रग यूरिन में अनचेंज एक्सक्रीट होती है उनका जो एलिमिनेशन इफेक्ट होगा. उसका एग्जांपल क्या है, लेविट्रायासिटम, साइमेटिडीन एंड सेट्रिजीन आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी. देन ऑन्टोजेनी ऑफ ट्यूबुलर ट्रांसपोर्टर. अब ट्यूबुलर ट्रांसपोर्टर की ऑन्टोजेनी मतलब इनका ओरिजिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन से टिल बर्थ तक और टिल डेवलपमेंट तक जो इनका डेवलपमेंट है, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्टर का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से चेंजेस होगा.
तो यहाँ पर देखिए इसकी वजह से क्या होगा, रीनल क्लियरेंस जो है उस पे अफेक्ट आएगा। एंड रीनल क्लियरेंस की वजह से कौन सी ड्रग अफेक्ट होगी, दो सब्सेप्टिबल टू ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट। जो ड्रग ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ससेप्टिबल है उनके एलिमिनेशन में चेंजेस आएंगे। उसका एग्जांपल देखिए, डिगॉक्सिन इज द एग्जांपल ऑफ दिस। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि GFR जो है उसमें क्या चेंज है, लोअर रीनल क्लियरेंस, नेफ्रोजेनेसिस इज कंप्लीट एट 34 वीक ऑफ गेस्टेशन, GFR रीचेज एडल्ट बाय द 2 ईयर ऑफ एज, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट हम जब फार्माकोकाइनेटिक पढ़ चुके थे, अब हम देखते हैं कि फार्माकोडायनामिक के क्या क्या पैरामीटर हैं जो कि बच्चों के अंदर चेंज होते हैं। तो फर्स्ट इज फार्माकोडायनामिक्स कंप्राइजेज द फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू द ड्रग। फार्माकोडायनामिक्स में क्या हम इंक्लूड करेंगे, फिजियोलॉजी इंक्लूड करेंगे और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो फार्माकोडायनामिक एनालिसिस रिक्वायर एंड पॉइंट मेजर दैट हैव बीन वैलिडेटेड इन द चिल्ड्रन। बेसिकली यहाँ पर जो एनालिसिस रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या हम करते हैं, बेसिकली एंड पॉइंट जो है उसको जो है मेजर करते हैं कि वो कितना चेंज हो चुका है और उसका वैलिडेशन चिल्ड्रन में किया जाता है। सो अगर हम रेगुलेटरी टर्म की बात करें तो इन रेगुलेटरी टर्म FDA पीडियाट्रिक डिसीजन ट्री हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस of establishing whether disease progression is similar in the pediatric and adult population। तो FDA ने डिसीजन ट्री बना रखा है, उस डिसीजन ट्री में उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है कि जो डिजीज होती है कोई भी उसका प्रोग्रेशन पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर सेम है या अडल्ट पॉपुलेशन में उनके जैसा ही है, अडल्ट पॉपुलेशन के जैसा ही। एंड if there is a similar response to the drug in terms of extrapolation of pharmacokinetic from an adult into pediatric population. Now the next criteria is pediatric dose selection. Pediatric population के लिए dose selection किस तरह से किया जाएगा और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए pharmacovigilance study के लिए। So most method of pediatric dose adjustment are based on the simple algorithm. Okay, rather than pharmacokinetic data that extrapolate an adult dose based on the body weight, height और combination of both expressed as a body surface area। तो ज़्यादातर जो मेथड होते हैं वो सिंपल एल्गोरिथम में बेस होते हैं, जबकि उनको किस पर बेस होना चाहिए, बॉडी वेट, हाइट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। हाउएवर एनालिसिस ऑफ स्केलिंग मॉडल टू प्रेडिक्ट मेंटेनेंस doses for children demonstrated that body weight was the better method in terms of precision and biases for children from 1 month to 1 year। जो बॉडी वेट होता है वो 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के चाइल्ड के लिए बेटर रहता है। वेयर इज बॉडी सरफेस एरिया वाज बेटर इन ओल्डर चिल्ड्रन। बॉडी सरफेस एरिया ओल्डर चिल्ड्रन के लिए बेटर है और बॉडी वेट जो है 1 ईयर तक के चाइल्ड के लिए बेटर। बट नाउ US FDA एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज have given the consultation guideline for the selection of the doses। तो जहाँ पर डिजीज को देखते हुए है किस तरह का चाइल्ड है उसको कौन सी तरह की डोज देनी और किस पर बेस होगी, ये कंसल्टेशन पर डिपेंड करेगा कि बॉडी वेट को यूज किया जाएगा या बॉडी सरफेस एरिया को यूज किया जाएगा। और नेक्स्ट वन इज पीडियाट्रिक क्लिनिकल स्टडी डिजाइन। अब बेसिकली जब भी हम क्लिनिकल स्टडी डिजाइन को प्लान करते हैं तो पीडियाट्रिक क्लिनिकल स्टडी के अंदर क्या हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्लिनिकल स्टडी डिजाइन दैट रिड्यूस द बर्डन ऑन पीडियाट्रिक पार्टिसिपेंट्स आर प्रेफर्ड नोवेल मेथड्स। जो क्लिनिकल स्टडी डिजाइन है पर्टिकुलरली पीडियाट्रिक पार्टिसिपेंट, क्योंकि पीडियाट्रिक पार्टिसिपेंट किसी भी स्टडी के लिए मिलना बहुत मुश्किल है और अगर वो पार्टिसिपेंट मिलते हैं सो उसके लिए क्या प्रेफर्ड किया जाएगा, नोवेल मेथड प्रेफर्ड किए जाएंगे। नोवेल मेथड कौन कौन से हैं, दीज इंक्लूड सीक्वेंशियल डिजाइन द फर्स्ट वन, देन एडेप्टिव डिजाइन, देन फर्दर बायसियल अप्रोचेस एंड रैंडमाइज्ड प्लेसिबो फेज डिजाइन, देन रैंडमाइज्ड विड्रॉवल डिजाइन एंड 3 stage clinical data। These all methods which go some way to overcome the limitation of a small sample number and the ethical acceptability of the trial। So इन सारे ही मेथड से जो स्मॉल सैंपल नंबर है उसकी लिमिटेशन जो है उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं और साथ ही उसकी इथिकल एक्सेप्टेबिलिटी को भी हम रिजॉल्व कर पा रहे हैं। नाउ फर्दर what happened, the lack of an age appropriate formulation has previously limited the pediatric clinical study। clear, basically क्या है,
जो भी फॉर्मुलेशन बनाई जा रही है वो अडल्ट को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। तो जो फॉर्मुलेशन है उसमें एज अप्रोप्रिएशन का जो इनपुट होना चाहिए वो नहीं है। दैट्स वाई इट previously limited pediatric clinical study. Now ideally pediatric formulation should be bioequivalent to the formulation used in adult, yet this is not always achievable. Ideally तो क्या होना चाहिए कि जो pediatric formulation है वो bioequivalent होनी चाहिए किसके, adult की डोज के, बट ये हमेशा अचीवेबल नहीं होता, ये ideal condition है। नाउ ड्रग ऐसे इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, जो ड्रग ऐसे किया जाएगा, ड्रग क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट फॉर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, उसमें ड्रग ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है द ड्रग ऐसे यूज इन पीडियाट्रिक स्टडी नीड टू बी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड सैंपल कलेक्टेड इन पीडियाट्रिक पेशेंट इज ऑफन मच स्मॉलर कंपेयर्ड विद द अडल्ट वॉल्यूम, लाइक 1 to 10 ml एट अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द मोस्ट ड्रग ऐसे। क्योंकि जो भी ड्रग ऐसे किया जा रहा है पीडियाट्रिक स्टडीज में, उसके अंदर क्या होगा कि जो भी बॉडी फ्लूइड लिया जाएगा उसका सैंपल साइज बहुत कम होगा कंपैरिजन टू द अडल्ट। सो द साइज ऑफ द ब्लड सैंपल इज रेस्ट्रिक्टेड इन न्यूबॉर्न बाय द रेगुलेटरी गाइडलाइन। रेगुलेटरी गाइडलाइन ने अपना एक गाइडलाइन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली हम बहुत ज़्यादा उसका ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते। सो उन्होंने क्या गाइडलाइन दी है, दे दैट स्टेटेड trial related blood loss should not exceed 3% of the total body volume during a period of 4 weeks। 4 वीक के दौरान, जो 4 वीक की पीरियड ऑफ स्टडी है उसके अंदर जो टोटल बॉडी वॉल्यूम है उस टोटल बॉडी वॉल्यूम का 3% से ज़्यादा जो है ब्लड जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, एंड शुड नॉट एक्सीड 1% एट एनी सिंगल टाइम। That's why alternative to blood sampling have been used in some pediatric clinical trial। pediatric clinical trial में blood sampling के alternative भी use किए जा रहे हैं, जैसे कि saliva sampling हो रही है, यूरिन की sampling हो रही है, बट इन दोनों के अलावा भी क्या हो रहा है, जहाँ पर ब्लड सैंपल चाहिए ही चाहिए उस केस में क्या हो रहा है, ड्राइड ब्लड स्पॉट फ्रॉम फिंगर एंड हील प्रिक आर मोर कॉमन इन न्यूबॉर्न। सो न्यूबॉर्न के अंदर फिंगर और हील प्रिक के जो ड्राइड ब्लड स्पॉट होते हैं उनको यूज़ किया जा रहा है, एंड हैव आल्सो बीन यूज इन ओल्डर चिल्ड्रन टू अवॉइड वेनी पंक्चर। क्लियर एवरीवन। नाउ बेसिकली यहाँ पर देखिए जो दो तरह की फार्माकोकाइनेटिक स्टडी है, पॉपुलेशन बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक स्टडी मॉडलिंग और फिजियोलॉजी बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग। सो पॉपुलेशन बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग क्या होती है, जो कि स्टडीज के दौरान की जाती है। सो बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग to support clinical trial can reduce the number of sample required from each individual within a population। so यहाँ अगर population based pharmacokinetic modeling का अप्रोच किया जाए, उस मेथड को यूज़ किया जाए, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ सैंपल जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द ओवरऑल पॉपुलेशन साइज। जितनी पॉपुलेशन की साइज है अगर हमने उसको इंक्रीज कर दिया तो हमारा जो है नंबर ऑफ सैंपल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नाउ पॉपुलेशन बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग अलाउ अ रिडक्शन टू 2 to 3 सैंपल पर इंडिविजुअल कंपेयर्ड विद इन excess of 12 that is often required in traditional pharmacokinetic studies। सो ट्रेडिशनल फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ में एटलीस्ट 12 सैंपल एक ही पर्सन से हम लेते हैं, जबकि यहाँ पर अगर हम हायर पॉपुलेशन लेंगे तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल पर इंडिविजुअल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे किसी पर्सन से 12 ब्लड के सैंपल ले रहे थे हम, तो उसकी जगह हम 10 ही लेंगे या 9 से 10 जो है ब्लड सैंपल लेंगे, तो उससे 2 से 3 बार का कलेक्शन कम करना पड़ेगा। सो दैट इज और एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग। Now next one is physiologically based pharmacokinetic modeling। तो physiologically based pharmacokinetic modeling क्या है? That is also known as PBPK models have been developed that incorporate pediatric developmental physiology to predict the drug exposure in the children। तो यहाँ पर basically क्या किया जाता है, पीडियाट्रिक फिजियोलॉजी है उसको डेवलपमेंटल चिल्ड्रन के अंदर क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, ताकि उन पर जब ड्रग का एक्सपोजर होगा तो वो उसकी फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सो इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लिनिकल ट्रायल डाटा ऑफ फ्रॉम द अडल्ट्स। बेसिकली यहाँ पर जो
ट्रायल डाटा आ रहा है वो अडल्ट पे बेस्ड है एंड दीज मॉडल प्रोवाइड इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडीएमई प्रोसेस ऑफ अ ड्रग एंड आर यूजफुल टू एक्स्ट्रापोलेट बिटवीन एज ग्रुप विद इन अ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन. सो इस तरह के मॉडल से फायदा क्या होगा, इट इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडीएमई प्रोसेस ऑफ अ ड्रग, पूरे एडीएमई के बारे में पता लगेगा एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल टू extrapolate between age group within pediatric population. Now these models are proven to be superior to allometric scaling of many pharmacokinetic parameter including clearance. So ये जो physiology based pharmacokinetic modeling है PBPK है वो superior है किससे, allometric scaling से, क्योंकि pharmacokinetic parameter को measure करने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्लियरेंस को मेजर करने के लिए एलोमेट्रिक स्केलिंग का यूज किया जाता है. तो पीबीपीके इज मोर यूजफुल देन दिस एलोमेट्रिक स्केलिंग. नाउ अगर हम यहाँ समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में एज रिलेटेड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को हम चेक करेंगे. सो एज रिलेटेड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर जैसे कि ट्रांसपोर्टर, एंजाइम इंडेक्स, ऑर्गन वॉल्यूम, ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. देन ड्रग रिलेटेड पैरामीटर हो गया कि ट्रांसपोर्ट रेट क्या होगी, एंजाइमेटिक कन्वर्जेशन रेट क्या होगी, लाइपोफिलिसिटी और प्रोटीन बाइंडिंग, इन सबको चेक किया जाएगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, ट्रायल डिज़ाइन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा. कि जैसे कि ट्रायल डिज़ाइन पैरामीटर क्या होगा, डोज, रूट ऑफ एडमिशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिशन, और इसके थ्रू फर्दर किसको प्लान किया जाएगा, पीबीपीके मॉडलिंग की जाएगी, फर्दर वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड देन उसकी एप्लीकेशन के थ्रू हम जो है वो कुछ डाटा का पता लगा सकते हैं. ना देखिए बेसिकली पीबीपीके में किया जाता है, हमने यही बताया कि एडल्ट जो है, अडल्ट की पहले जो डाटा है, फार्माकोकाइनेटिक डाटा है, वो पता लगाया जाएगा, जैसे कि ड्रग प्रॉपर्टीज, सिस्टम प्रॉपर्टीज, स्टडी प्रोटोकॉल एंड फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टी. सो प्रिडिक्ट, लर्न एंड कंफर्म एंड इवेल्युएट यूजिंग द क्लिनिकल डाटा. सो ये अडल्ट का मॉडल डेवलप किया. अडल्ट का मॉडल डेवलप करने के बाद में अडल्ट के अंदर ड्रग ड्रग इंटरैक्शन को इवेल्युएशन किया. सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल इंटरैक्शन डाटा. सो डाटा इंक्लूजन हो गया, उससे हमने प्रिडिक्ट कर लिया, लर्न कर लिया और कंफर्म कर लिया, और इवेल्युएट मॉडल यूजिंग डाटा ऑफ क्लिनिकल ड्रग ड्रग इंटरैक्शन. तो इससे एडल्ट के बारे में पूरा पता लग गया कि एडल्ट के अंदर पहले हमने मॉडल डेवलप किया, उसके बाद में हमने उसका ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, अब एडल्ट के डाटा के थ्रू हम फिर पीडियाट्रिक मॉडलिंग और ड्रग ड्रग इंटरैक्शन प्रिडिक्ट करेंगे. तो यह देखिए यहाँ पर ये अडल्ट है हमारा, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस जो चाइल्ड है उसके अंदर स्केल पीबीपीके मॉडल ऑफ 2 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ऑन्टोजेनिक फंक्शन. सो evaluate pediatric PBPK model and scaling using pediatric clinical trial data, and it will predict drug-drug interaction and provide therapeutic modification across pediatric ages. तो अगर हमने ड्रग ड्रग इंटरैक्शन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, जितने भी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन उसमें थेरापेटिक डोज का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. देन इट विल हेल्पफुल इन द इवेल्युएट पीबीपीके मॉडल प्रोडक्शन. सो अगर फर्स्ट हम अप्रोच लेते हैं कि कलेक्ट अपॉर्चुनिस्टिक डाटा इन चिल्ड्रन रिसीविंग द ड्रग कॉम्बिनेशन पर स्टैंडर्ड ऑफ केयर. एन अप्रोच टू इज व्हाट, prospective evaluate the revised dosing recommendation using on adapted trial design. Now यहाँ पर देखिए हमारे पास में 2 तरह की मॉडलिंग है. पीबीपीके मॉडलिंग हो गई, पीबीपीके अडल्ट मॉडलिंग, उसमें ड्रग स्पेसिफिक पैरामीटर प्लस अडल्ट पॉपुलेशन. मैंने आपको बताया कि पीबीपीके फिजियोलॉजी बेस्ड है, फिजियोलॉजी बेस्ड के अंदर हम पहले अडल्ट के बारे में डाटा जानते हैं. तो अडल्ट पॉपुलेशन को हमने ले लिया, उसका डाटा वेरिफिकेशन कर लिया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, अडल्ट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हो गया. अगर यही चीज़ हम पॉपुलेशन बेस्ड एक्यूट मॉडल में करें तो उसमें साइमुलेशन यूजिंग स्ट्रक्चर मॉडल डेवलप्ड यूजिंग अडल्ट डेटा सेट विद प्लॉजिबल कोवेरिएट्स. इसके थ्रू एडल्ट का क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का डाटा हमारे पास में आ जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा. अब पॉपुलेशन बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग में एलोमेट्रिक अगर हम स्केलिंग कर दी तो उसमें क्या होगा, साइमुलेशन यूजिंग डेवलप स्ट्रक्चर मॉडल प्लस प्लॉजिबल एज रिलेटेड कोवेरिएट्स. अगर हम इसका एवेल्यूएशन कर दें तो पीडियाट्रिक क्लिनिकल ट्रायल ऑब्जर्वेशन हमें पता लग जाएंगे. और अगर हम सिस्टमैटिक ऑन्टोजेनी करें
तो उसमें क्या होगा, पीबीपीके पीडियाट्रिक मॉडल ही यूज किया जाएगा, ड्रग को रिफाइन किया जाएगा, ड्रग के पैरामीटर को रिफाइन किया जाएगा एंड पीडियाट्रिक वर्चुअल पॉपुलेशन को उसके साथ में कनेक्ट किया जाएगा एंड देन फर्दर एवेल्युएशन किया जाएगा। उसके एवेल्युएशन से हमें क्या बताएगा, पीडियाट्रिक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। So this is all about on evaluation of predictive performance of PBPK and POP-PK approaches for predicting PK of renally cleared drug in the children. Finally हम कैसे प्लान करेंगे, पीडियाट्रिक स्टडी फेज प्लानिंग एंड पीडियाट्रिक ट्रायल एंड पोस्ट मार्केटिंग। पीबीपीके मॉडलिंग में क्या होगा, स्केल अडल्ट पीबीपीके मॉडल। तो सबसे पहले अडल्ट के लिए पीबीपीके मॉडल को स्केल किया जाएगा टू पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एंड मेक इनिशियल प्रिडिक्शन अबाउट द पीडियाट्रिक ड्रग ड्रग इंटरैक्शन पोटेंशियल इफ अप्रोप्रिएट। तो अडल्ट के डाटा के थ्रू हम यहाँ पर पीडियाट्रिक ड्रग ड्रग इंटरैक्शन पॉपुलेशन के लिए पोटेंशियल जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और पीडियाट्रिक ट्रायल में क्या करेंगे, इवेल्युएट पीबीपीके मॉडल प्रिडिक्शन यूजिंग पीके डाटा फॉर द ड्रग अलोन and in combination with medication that have potential to result in drug-drug interaction. पीडियाट्रिक ट्रायल के अंदर क्या होगा, बेसिकली हम पीबीपीके मॉडल को इवेल्युएट करेंगे थ्रू पीके डाटा, जिससे कि हम सिंगल ड्रग और ड्रग विद द कॉम्बिनेशन की वजह से जो भी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो रहे हैं उनका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब इसी को अगर हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस की बात करें तो डेवलप और फर्दर रिफाइन पीबीके मॉडल बेस्ड ऑन द real world data in the pediatric patient receiving drug combination per standard of care। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में क्या होगा, बेसिकली हम सारा डाटा रियल टाइम रियल वर्ल्ड के साथ में कलेक्ट किया जाएगा और फर्दर जो भी चेंजेस आएंगे वो मेंशन किया जाएगा। अगर यही हम पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक मॉडलिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इवेल्युएट कंकमिटेंट ड्रग एज ए कोवेरिएट यूजिंग POP-PK modeling for patient receiving concomitant medication accede to the result in drug-drug interaction। and उसके बाद क्या किया जाएगा, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में डेवलप POP-PK मॉडल टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग-ड्रग इंटरेक्शन ऑन PK पैरामीटर्स यूजिंग रियल वर्ल्ड डाटा और क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म पोस्ट अप्रूवल। तो ड्रग के पोस्ट अप्रूवल के बाद में जो रियल वर्ल्ड डाटा हमें क्लिनिकल स्टडी से मिल रहा है उसका यूज किया जाएगा POP-PK मॉडल को डेवलप करने के लिए एंड उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए किस पर, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पे ऑन द PK पैरामीटर। सो रियल वर्ल्ड डाटा बेसिकली इवेल्युएट डोजिंग एप्रोप्रिएटनेस, PK अल्टरेशंस, सेफ्टी एंड इफिकेसी इन चिल्ड्रन रिसीविंग द ड्रग कॉम्बिनेशन पर स्टैंडर्ड ऑफ। रियल वर्ल्ड डाटा से हमें जो कॉम्बिनेशन में हम जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं उनका PK अल्टरेशन, सेफ्टी और इफेक्टिव इफिकेसी इन द चिल्ड्रन जो है उसका डाटा हम इवेल्युएट कर सकते। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ ड्रग सेफ्टी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड आई विल टीच यू part 2 about the pharmacovigilance, what kind of pharmacovigilance criteria should be used for drug safety in pediatrics। तो बेसिक इस वाले लेक्चर में हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में। अगर ये चीज हमको समझ में आ गई और पीबीपीके और पॉपुलेशन बेस्ड पीके मॉडलिंग अगर हम लोगों को समझ में आ गई तो इन दोनों के थ्रू हम फर्दर जो फार्माकोविजिलेंस के अंदर जो भी हम गाइडलाइन हमें मिलती है तो वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर में पीडियाट्रिक पेशेंट में जो भी चेंजेस हैं वो समझ में आए होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखें, उसमें हमने नोट्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।